नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयश्री और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्टोरिया में। आज हम फाइनैंस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। मैंने यहाँ कुछ मुद्दे दे रखी हूँ, उस मुद्दे के आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है फाइनैंस, जहाँ हम सबसे पहले देखेंगे परिचय के बारे में। ठीक है, फाइलेन जो है उसके बारे में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है जो कॉमन है कि भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन है। ये हर किस्म की एग्जाम हो, चाहे एसएससी की हो, एमपीएससी की हो, यूपीएससी हो, टीईटी हो, नेट हो, सेट, हर एग्जाम में कॉमन है। कौन सा? तो भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन? तो कौन आएगा? फाइयन। ठीक है, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फाइयन था। उसके बाद हेनसेंग आता है और उसके बाद इत्सिंग आता है। ठीक है, ये तीनों जो चीनी यात्री उनके बारे में पूछा जाता है। पहला जो फाइयन है, दूसरा कौन है? हेनसेंग, और तीसरा है इत्सिंग। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। जो फाइयन है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, उसका जानकारी जो है, प्रारंभिक जानकारी क्या है, उसका परिचय देखते हैं। तो जो फाइयन है उसका जो नाम है वो कुंग था या फिर कुड था। कुड या कुंग, ये क्या था? उसके बचपन का नाम था, बचपन का नाम। और उसका जो जन्म है वो वुथांग में हुआ था। वुथांग ये कहा है, उसका गांव है। ठीक है, कुड या फिर कुंग जो है उसका नाम है, वुथांग जो है उसका गांव है। हमेशा ध्यान में रखिए, जो चीन में आता है, चीन का जो एक प्रांत है वुथांग, तो वुथांग उसका गांव है। और कुड या फिर कुंग, फाइयन का बचपन का नाम क्या था? तो कुड या फिर कुंग था। तो बात क्या होती है कि आगे क्यों कहा गया है कि जो फाइयन था, सबसे पहले फाइयन जो है भारत में गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें कहा जाता है, उनके काल में फाइयन जो भारत आया था, गुप्त काल में। हमेशा ध्यान में रखिएगा, पहला यात्री है गुप्त काल में आया था। गुप्त काल में भी किसमें काल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में फाइयन जो है भारत आया था। फाइयन का नाम क्या है? कुंग है। और वो कहाँ जन्मा है? तो वुथांग में जन्मा है। इसके जन्म से एक कहानी है कि इसके जो माता पिता थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे। वो चाहते थे कि फाइयन जो है वो भी बौद्ध भिक्षु बन जाए, बौद्ध धर्म का अवलंब करने लगे। और ऐसा इसीलिए उसको कहते हैं कि बौद्ध मठों में डाला गया है। लेकिन कई केस का कहना है कि फाइयन जो है बहुत बीमार पड़ गए थे एक बार। उसके पिता ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन उसका जो बीमारी आराम नहीं हो रही थी, तो उसको बौद्ध मठों में ले जाया गया। बौद्ध मठों में ले जाया गया तो बौद्ध भिक्षुओं ने इसकी सेवा की। बौद्ध भिक्षुओं ने इसकी सेवा की और फाइयन जो सुधर गया। इस कारण बौद्ध भिक्षुओं का प्रभाव जो है या फिर बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है फाइयन पे पड़ा, और फाइयन जो है बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होने लगा। और जब ये अच्छा हो गया, आराम हो गया, तो उसके बाद ये बौद्ध मठों में ही रहने लगा। बौद्ध मठों में रहने लगा, बौद्ध धर्म का जो है दीक्षा ले ली थी, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगा। उसका जो साहित्य थे, उनका धार्मिक तत्व तो उसका अध्ययन करने लगा। और फिर इसका नाम जो है कुंग से, कुंग या फिर कुड जो मैंने कहा था इसका बचपन का नाम है, उसका नाम फाइयन पड़ा। ठीक है, और फाइयन क्यों पड़ा था मैं बता दूं। जो फा है इसका फोड़ ऐसे करते कि फा प्लस हैन। तो फा मतलब होता है धर्म, ठीक है, और हैन मतलब है आचार्य। अब जो फाइयन है वो किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। मतलब ये किस धर्म का होगा अभी? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाला आचार्य, मतलब ये क्या हो गया? बौद्धाचार्य, बौद्धाचार्य। ठीक है, फाइयन का मतलब क्या है? बौद्धाचार्य। ध्यान में रखिएगा कि फा मतलब धर्म, ध्यान मतलब आचार्य, बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए बौद्धाचार्य हो गया। और इसका धर्म जो इसका प्रवास वर्णन है, ये जो भारत में आया था तो इसने एक प्रवास वर्णन लिखा था, तो उसका नाम है फो क्यों की। ठीक है, क्या नाम है उसका? फो क्यों की। हमेशा ध्यान रखिएगा इसका जो फो क्यों की, ये फो क्यों की जो है वो फाइयन का जो है प्रवास वर्णन है। इस फो क्यों की में फाइयन ने जो है भारत में जब आया था बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जब
जब यह बौद्ध मत में था तो इसकी बहुत उत्कृष्ट आकांक्षा थी कि गौतम बुद्ध की जो मूल भूमि रही है भारत, वह जाऊं और जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में जानकारी और इकट्ठा करूं, बौद्ध धर्म के जो साहित्य उसको पढूं, बौद्ध धर्म के जो तीर्थ क्षेत्र है भारत में उनके दर्शन करूं। इस आकांक्षा से जो फाहियान ने अपने 4 दोस्तों के साथ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते करते भारत पहुंचा और भारत में वो पूरे 15 साल तक रहा है। ठीक है, और ये किस प्रवास मार्ग से आया है तो बता दूं, सनसन है, कर है, खोतान है, फिर आता है कि गोमती विहार है, गोमती विहार के बाद कासनगर है, पुष्पकलती है, इसके बाद तक्षशिला है, तक्षशिला के बाद ये जो आता है पेशावर के बाद, पेशावर में आता है, पंजाब में आता है, पंजाब से मथुरा आता है, मथुरा से ये कन्नौज जाता है, कन्नौज से ये होते होते बिहार यानी पाटलिपुत्र चला जाता है और ये पाटलिपुत्र में 3 साल रहता है। 3 साल अध्ययन करता है संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है, क्योंकि गुप्त काल में बौद्ध धर्म ग्रंथ या फिर कोई भी जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखना स्टार्ट हो गया था। जब मैं गुप्त काल पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि उसके पहले अर्धमागधी पाली भाषा है, प्राकृत भाषा का उपयोग होता था, लेकिन गुप्त काल जैसे ही आया तो लेखन साहित्य की भाषा कौन सी हो गई, संस्कृत हो गई। क्योंकि संस्कृत भाषा पहले क्या माना जाता था, ये जो भाषा है पंडितों की भाषा है, लेकिन गुप्त काल में ये जन सामान्य की भाषा बन गई। और जब फाहियान पाटलिपुत्र गए तो उसने 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा, 3 साल तक जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के बाद उसने बौद्ध धर्म साहित्य या फिर जितने बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है उनका अध्ययन किया। तीर्थ क्षेत्र जैसे लिम्बोनी है, श्रावस्ती है, पाटलिपुत्र है, बौद्ध गया, सारनाथ, सभी क्षेत्रों को गया, इसकी भेंट की और ये फिर सिंहल द्वीप चला गया। सिंहल द्वीप में 2 साल रहा और वहां से ये सुमात्रा जावा मार्ग में चीन चला गया। ये आया तो स्थल मार्ग से था और गया जल मार्ग से। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन वाला है। जो हेनसेंग है वो स्थल मार्ग से आया, स्थल मार्ग से चला गया, लेकिन फाहियान जो है वो स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए इन दोनों का जो फर्क है। और फोक्योकी जो है इसकी प्रवास वर्णन है, इसका नाम जो था कुंग था या फिर कुड था, ये था उसका परिचय। उसके बाद में देखेंगे इसके फोक्योकी में इसने क्या लिखा है, तो राजनीतिक स्थिति के बारे में। और एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात है, नोटिस करने वाली बात यह है कि फाहियान कब आया था, गुप्त काल में आया था। और किसके राजा के काल में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। लेकिन फाहियान ने जो है अपने प्रवास वर्णन फोक्योकी में एक बार भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, उसने किसी भी राजा का वहां पे उल्लेख नहीं किया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का फोक्योकी मतलब फाहियान जो है उसके प्रवास वर्णन में हमें उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जब ये भारत आया था उस काल का अगर हम देते हैं, जैसे 399 और 414 में चला गया। ठीक है, 399 में भारत में आया था, 15 साल रहा और 414 में चला गया। तो इस काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन काल था, इसलिए कहा जाता है कि ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत में आया होगा। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, क्योंकि फाहियान ने कहीं भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख नहीं किया है। बस इस आधार पे कहा जा सकता है कि उसने ये जो अपना काल है प्रवास वर्णन का काल लिखा है और ये जो काल है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन काल रहा है भारत में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राजनीतिक स्थिति। तो फाहियान लिखता है कि भारत में जिस शासक का, क्योंकि मैंने बोला है कि उसने उस राजा का उल्लेख नहीं किया, उसका नाम नहीं लिखा, तो लिखता है भारत में जिस शासक की जिस सत्ता है वो शासक जो है बहुत ही अच्छा है, वो अपने प्रजा को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे चुका है, प्रजा को यहाँ से वहाँ जाने की पूरी स्वतंत्रता है। राजा जो है अपने प्रजा के अंतर्गत क्षेत्रों में, अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राजा अपने प्रजा के हित के में काम करता है, प्रजा है हित दक्ष राजा है। और साथ ही साथ उसने फाहियान ने ये भी लिखा है कि राजा ने बड़े बड़े शहरों में औषधालय बनाए हैं, जहाँ पंगु है, अनाथ लोग हैं जो जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और जब उनका जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वहां से चले जाते हैं। इतना ही नहीं तो फाहियान और भी बोलता है कि राजनीतिक में बोलता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसके काल में बताता है कि जो राजनीतिक सैन्य शक्ति थी, जो कर है वो बहुत कम लिए जाते थे, जो अपराध है उसका, जो अपराधों की शिक्षा है वो बहुत ही मृदु थी, उदार थी। ठीक है, शिक्षा प्रकार कैसा था, जो पनिशमेंट है वो कैसी थी, उदार थी। मतलब
उदार होने का मतलब किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अगर कोई बार बार देशद्रोह करता है, अगर कोई बार बार देशद्रोह, हमेशा देखिए कि गुप्तों की जो शिक्षा प्रणाली थी वो उदार थी और यही एक कारण रहा है उनका पतन होने का। ठीक है, क्योंकि वो भी असंतोष बढ़ता गया, बंडखोर जो नेता थे वो निर्माण हो गए, उन्होंने अपना अपना जो प्रांत है वो स्वतंत्र कर लिया। तो इनकी जो शिक्षा की उदार प्रणाली थी इस कारण में उनका पतन हो गया। तो फायन लिखता है कि राज्य में शिक्षा की जो प्रणाली है वो उदार है, जो राजा है किसी को भी मृत्यु दंड नहीं देता, लेकिन कोई बार बार अगर देशद्रोह करता है तो राजा उसका दाहिना हाथ काट लेता है और उसको देश निकाला दे देता है, लेकिन उसकी जो है हत्या नहीं करता, उसको मृत्यु दंड नहीं देता। उसके बाद वो सामाजिक स्थिति में लिखता है कि गुप्तकालीन जो सामाजिक स्थिति है बहुत संपन्न है, जो समाज में है जाति व्यवस्था है, ब्राह्मणों का वर्चस्व है, 4 वर्णों के बारे में वो लिखता है कि समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे वर्णन है, लेकिन समाज के जो लोग हैं बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। जाति व्यवस्था के बारे में लिखता है और ब्राह्मणों की बहुत स्तुति करता है और ये कहता है कि जो लोग हैं मांस मछली जो है वो प्याज लहसुन नहीं खाते, और ये जो लोग मदिरा जो है, मदिरा है, मांस है, मछली है, लहसुन है, प्याज है, इसका जो सेवन करते हैं उनको गांव से बाहर निकाला जाता है। और चांडालों के बारे में इसने उल्लेख किया है। ठीक है, चांडाल, जो चांडाल लोग हैं वो गांव के बाहर रहते हैं और अपने आने की सूचना देते हैं, और अपने आने चांडालों के गले में एक मार्ट जो है लटकाया गया है, उनके हाथों में लकड़ी दी गई है ताकि अस्पृश्यता जो है भेदभाव की जो भावना थी, शायद मैंने पहले बोला कि गुप्त काल में जातिवाद है, तो जातिवाद में अपने जो चांडाल है अपने आने की सूचना देते हैं ताकि इनके आने की सूचना जो है बाकी के लोग जो गाँव में रहने वाले उनको मिले और वो साइड हो जाए। तो चांडाल लोग जो है गांव के बाहर रहते हैं और अपनी सूचना देने के लिए हाथों में लकड़ी और गले में मांट लटकाया हुआ है। ऐसी जो है सामाजिक स्थिति है। स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी कुछ खासी नहीं है। सती प्रथा तो तब स्टार्ट नहीं हो गई थी, क्योंकि सती प्रथा जो है भानुगुप्त के काल में आई थी। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गुप्त काल में आई है, लेकिन फायन कब आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया है। तो जो सती प्रथा है उसका उल्लेख फायन नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सती प्रथा अभी तक नहीं है। बाल विवाह, अंतर जातीय जो विवाह है, मतलब अनुलोम विलोम जो विवाह है, मतलब क्षत्रिय है वैश्य के साथ वैश्य, ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के साथ, या फिर ब्राह्मण वैश्य के साथ, ऐसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते हैं। लेकिन सती प्रथा अभी तक नहीं है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, लेकिन वो उच्च कुलीन स्त्रियों की स्थिति जो है अच्छी है। हमेशा ध्यान में रखिए, मैं बार बार इसको इसे बोल रही हूँ कि गुप्त काल में सती प्रथा आई थी। सती प्रथा कब आई? गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में, भानुगुप्त के काल में, क्योंकि भानुगुप्त की जो पत्नी वो प्रथम बार सती गई थी। लेकिन फायन कब आया था? गुप्त काल में ही आया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके काल में ये भारत में आया था। इस प्रकार वो सामाजिक स्थिति के बारे में बोलता है। उसके बाद देखते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। तो फायन का उद्देश्य क्या था? भारत में आने का, बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठा करने का। बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठा करे, बौद्ध धर्म के साहित्य पढ़े, बौद्ध धर्म के जो तीर्थ क्षेत्र है उनको जाए, बैठ दे, उनके दर्शन करे, ये सब उसका उद्देश्य था। मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित ही उसका उद्देश्य था। तो इसने भारत में ज्यादा तो जो है इधर उधर ध्यान नहीं दिया, पूरा जो अपना ध्यान है वो बौद्ध धर्म की तरफ केंद्रित कर लिया था। बौद्ध धर्म की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो इसको इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की इसकी कोशिश थी। तो इसने आलतू फालतू जो चीजें रही होंगी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए इसके प्रवासन फोकियों की से ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये कहता है कि बौद्ध धर्म के बारे में कहता है कि मथुरा है, पंजाब है, पंजाब, मथुरा और बंगाल जो बौद्ध धर्म के केंद्र बन चुके हैं। ठीक है, और ब्राह्मणों का वर्चस्व है। ये उल्लेखनीय बात है कि ये धार्मिक स्थिति में लिखता है कि बौद्ध धर्म की स्थिति तो गुप्त काल में बहुत अच्छी है। आपको जहाँ तक बौद्ध धर्म के बारे में विकसित हमें दिखेगा, पंजाब है, मथुरा है, बंगाल बौद्ध धर्म के जो केंद्र बन चुके हैं, वहाँ हीनयान पंथ के, महायान पंथ के, दोनों पंथ के जो है भिक्षु हमें मिलते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के साथ साथ ब्राह्मण जो है उनका वर्चस्व देखने को मिलता है, ऐसा फायन अपने फोक्यूकी में लिखता है। क्योंकि इसका जो पूरा उद्देश्य था बौद्ध धर्म
धर्म के बारे में जानने का था। ये लुम्बिनी गया था, श्रावस्ती गया था, और फिर उसके बाद ये सारनाथ गया है, कुशीनगर गया होगा, जहाँ जहाँ बौद्ध गौतम बुद्ध जी गए होंगे, तो वहाँ जाके उसने जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की है। तो इसलिए जो बाकी का, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वैष्णव धर्म संप्रदाय है उसकी निर्मित कब हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय की। साथ ही ये लिखता है कि जो शासक है, ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी थी, वैदिक धर्म की स्थिति अच्छी थी, और जो शासक है वो वैष्णव संप्रदाय का अवलंबी करने वाला है, ये भी उसने उल्लेख किया है। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में लिखता है, क्योंकि पाटलिपुत्र में फायन जो है 3 साल तक रहा है, और 3 साल तक रहने के बाद उसने संस्कृत का अध्ययन किया है। तो पाटलिपुत्र को, उसके बारे में उसने विस्तृत जो है वर्णन किया है। पाटलिपुत्र में वो जो है सम्राट अशोक के जो राजमहल, उसके बारे में लिखता है, बौद्ध धर्म के बौद्ध मठों के बारे में, और सम्राट अशोक के महल के बारे में बोलता है कि जो सम्राट अशोक का जो महल है वो धरती पे स्वर्ग के समान है। उसमें जो उसकी मीनारें हैं, उसको किया गया नक्शी काम है, उसके जो काम रहे होंगे, वो बनाए होंगे, वो ऐसे लगते हैं जैसे जो स्वर्ग है वो प्रत्यक्ष रूप से धरती पे उतर आया हो, कि वो स्वर्ग के समान अशोक का जो महल है वो बहुत विस्तृत है, वो दिखता है। और सम्राट अशोक के महल के बाजू में 2 मठ बने हैं, 2 विहार बने हैं, जहाँ हीनयान और महायान पंथ के कुल 700 भिक्षु रहते हैं, और 700 जो भिक्षु हैं बहुत विद्वान है, और इनके पास जो है दूर दूर से जो स्टूडेंट हैं वो विद्यार्जन करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ जो भिक्षु हैं इन्होंने औषधालय शुरू कर दिया है। ये जो अपंग लोग होते हैं, पंगु लोग हैं, अनाथ लोग हैं, बीमार लोगों की सेवा करते हैं, उनके औषध जो है मुफ्त में दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई यात्री जो है, इसने उल्लेख किया है कि जो राजा है यात्रियों के लिए उसने पनशालाएं बनाई हैं, और जो यात्री आते हैं उनको मुफ्त भोजन देने का और विश्राम गृह देने का जो काम है यहाँ का शासक करता है। उसी प्रकार पाटलिपुत्र में भी जब कोई यात्री आता है तो उसकी जो सेवा जो है वो भिक्षु करते हैं, उसके पैर दबाएंगे, उसके लिए जो सारी चीजें हैं वो उसको उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही साथ भिक्षु जब अगर कोई नया यात्री आता है बौद्ध धर्म के अर्जन के लिए, तो उसको राजा के जो पनशाला है वहां लेके जाते हैं, वहां से वस्त्र और उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं, और वो सब जो है मुफ्त दिया जाता है। और यात्रियों के लिए दुतरफा जो है सड़कों के दुतरफा पेड़ लगाए गए, कुएं खुदवाए गए, विश्राम गृह बनाए गए, इन सब बारे में जो फायन है वो अपने फोक्यूकी में लिखता है। उसके बाद देखते हैं आर्थिक स्थिति में। तो फायन कहता है कि गुप्त काल की आर्थिक स्थिति बहुत संपन्न है, व्यापार से ज्यादा कृषि की तरफ ध्यान दिया गया है, व्यापार को दुय्यम दर्जा दिया गया है। कृषि जो है कृषक उससे कर लिया जाता है, बहुत कम मात्रा में कर लिया जाता है। कर के कई प्रकार है, और जो व्यापार है अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, क्योंकि फायन के साथ जो है एक इसके साथ जो आया था रेशम बेचने के लिए, तो उसका जो रेशम है वो पूरा बिक चुका था। तो इसका मतलब इससे हम समझ में आता है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलते होंगे, मसालों के व्यापार चलते होंगे, और जो रेशम का व्यापार चलता होगा इतर राज्य से, जैसे जावा है, सुमात्रा, ये सब बेट है, उनसे ये व्यापार चलते होंगे। तो फायन के साथ उसके 4 दोस्त आए थे, तो उसमें से पहला है जो बता दूं हुई विंग, हुई विंग, हुई मिंग, हुई चिंग और लाओ, जो इसका दूसरा दोस्त है लाओ चेंग। ठीक है, लाओ चेंग क्या है, हुई बिंग, हुई मिंग, हुई चिंग और लाओ चेंग। ये अधिक से नाम है, वो जो चीनी नाम है जो ऐसे ही होते हैं, वो चीनी सोचते होंगे कि इनके नाम कैसे हैं, और हम सोचते हैं कि चीनी नाम कैसे है। ठीक है, तो जो उनके हुई है, चुई है, मिंग, चिंग, पिंग, ऐसे चीनी नाम होते हैं। तो ये 4 दोस्त इसके साथ भारत में आए थे, और इसके साथ एक रेशम बेचने वाला आया था, उसका जो रेशम है वो पूरा बिक चुका था। इस पर से समझ में आता है कि इसकी आर्थिक स्थिति जो है गुप्त काल में संपन्न रही होंगी। तो यह जो जानकारी है, हमें सब जानकारी कहाँ से मिलती है, तो फायन के फोक्यूकी से मिलती है। फोक्यूकी क्या है, तो उसका प्रवास वर्णन है। जिस प्रकार फायन भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री, ये ओलंपिक क्वेश्चन है, वही उसी प्रकार फोक्यूकी ये किसका प्रवास वर्णन है, तो फोक्यूकी किसका प्रवास वर्णन, फायन का। हमेशा ध्यान में रखिएगा, सी यू की किसका है, हेनसेन का है, सी यू की हेनसेन का, तो फोक्यूकी। ठीक है, सी यू की हेनसेन, फो क्यों की फायन।
यहाँ भी फा है, फो है, फो फा, इससे ध्यान में रखिएगा। जहाँ फो क्यों की होगा वो फाइन का होगा, सी यू की होगा वो हेंसन का होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हमने फाइन के बारे में जानकारी दी, उसके फो क्यू की से जितनी भी जानकारी गुप्त काल के बारे में मिलती है उसके बारे में देखा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।